अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू ब्रास टैक्स। मैं हूं आपकी होस्ट नुकबत मलिक और हमेशा की तरह स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जैद हामिद साहब। अभी हुकूमत को ऐसे क्या मेजर्स हैं, ऐसे क्या स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए इकोनॉमिक टेररिज्म के हवाले से, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। जी जैद साहब प्लीज़ कंटिन्यू। आज इकोनॉमिक टेररिज्म के इस 16वें प्रोग्राम में हम उन तमाम एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि जो हुकूमत वक्त को लेने चाहिए उन मामलात में जिनका ताल्लुक मुल्क से बाहर की क़ुव्वतों और ताकतों से डील करने का ताल्लुक है। देखिए, पहले हम वो तमाम इश्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि हुकूमत वक्त को मुल्क के अंदर लेने चाहिए, और पिछले प्रोग्राम को हमने ख़त्म किया था IMF और वर्ल्ड बैंक के ऊपर। दिक्कत ये होती है कि जितनी भी हुकूमतें इस दुनिया में हैं, और ख़ास तौर पे गरीब ममालिक की और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से जब हम बात करें, तो ये जब भी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने जाते हैं जिसका ताल्लुक बैनुल अक़वामी लेवल पर होता है, दूसरी कौमों से बाहमी ताल्लुकात पर होता है, या जो इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ होता है, तो IMF और वर्ल्ड बैंक का इसमें बराह रास्त दखल होता है। IMF और वर्ल्ड बैंक ज़ायनिस्ट इकोनॉमिक मॉडल के सबसे बड़े फितने, इनके गढ़, इनके थिंक टैंक्स, इनके वो इदारे हैं जिनके ज़रिए ये गारतगरी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, जिसके ज़रिए ये पूरे मुल्कों को इकोनॉमिक इंस्लेवमेंट में, ग़ुलामी में डालते हैं और तबाह बर्बाद करते हैं। इनका तरीक़ा वारदात क्या है, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। देखिए, जब भी कोई मुल्क गरीब होता है, मोहताज होता है, पैसों की ज़रूरत में होता है, तो ये पहुँचते हैं उसको कर्ज देने के लिए। मगर सिर्फ कर्ज नहीं देते, इनका एक बहुत बड़ा एक पॉलिसी है, एक स्ट्रैटेजी है जिसको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पैकेज कहा जाता है। यानी हम आपके मुल्क में आपके इदारों को, आपके जो निज़ाम, जिस निज़ाम के तहत आप अपने इकोनॉमिक मॉडल को या अपने मुल्क के मईशत को चलाते हैं, उसको भी हम कंट्रोल करेंगे। होता यह है उसके नतीजे में कि ये मुल्क की तमाम अहम जगहों पर अपने आदमी मुकर्रर करना शुरू करते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक में हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो, चाहे स्टैटिस्टिकल ब्यूरो में हो, चाहे मुख्तलिफ ऐसी अहम जगह पे कि जिसकी वजह से मुल्क के तमाम कलीदी ओहदे जिनका ताल्लुक मईशत से या इकॉनमी से होता है, वो इनके लोगों के हाथ में आ जाते हैं। होते वो पाकिस्तानी हैं, लेकिन इनकी तनख्वाह पर। और दूसरा काम वो ये करते हैं कि हुकूमत वक्त को ये अहकामात देना शुरू कर देते हैं कि आप गैस के रेट बढ़ा दीजिए, आप बिजली के रेट बढ़ा दीजिए, जो आप एग्रीकल्चर को, अपनी ज़राअत को सब्सिडी देते हैं, उसके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, वो सारी आसानियाँ ख़त्म कर दीजिए। जब बिजली, पानी, गैस के नर्ख बढ़ जाते हैं, सब्सिडीज ख़त्म हो जाती हैं, जब आप हर मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगा देते हैं, और ये इतने कलीदी, इतने स्ट्रेटेजिक टैक्सेस और इतने स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर आप हुकूमत को मजबूर करते हैं कि बोझ अपने अवाम पर डाले, कि वो जो कर्ज लिया जाता है जिस डेवलपमेंट के लिए, जिस तरक्की के लिए, उसका फ़ायदा होने के बजाय पूरे माशरे की, पूरे मुल्क की, पूरी कौम की मईशत की कमर तोड़ के रख देते हैं। ये इनकी एक तारीख है, ये इनका एक ऐसा बैकग्राउंड है कि अगर किसी कौम ने अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करना है तो IMF और वर्ल्ड बैंक से इस तरह भागना होगा जैसे छूत के मर्द से कोई दूर भागता है। अगर IMF और वर्ल्ड बैंक की कंडीशंस हम एक्सेप्ट करते रहे तो कभी मुमकिन ही नहीं होगा कि ये कोई भी मुल्क इकोनॉमिकली आज़ाद हो सके। ये फंडामेंटल कंडीशंस थी जिनको हमने पहले टच इसलिए किया कि आगे जो कुछ हम बताएंगे उसका बराह रास्त तसादुम होगा वर्ल्ड बैंक और IMF की पॉलिसीज़ के साथ, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज़ ये हैं, पर्टिकुलरली IMF की, कि कोई मुल्क दोबारा अब गोल्ड स्टैंडर्ड्स पे नहीं जा सकता है। और जाहिर है हमने गोल्ड स्टैंडर्ड्स पे जाना है, हमने इनसे जंग करनी है। और दुनिया में अगर ये तकरीबन तमाम गरीब ममालिक जो IMF और वर्ल्ड बैंक के जंगल में फंसे हुए हैं, जब भी अटेम्प्ट करते हैं अपने आप को आज़ाद कराने की, तो सबसे पहली लड़ाई उनकी IMF ही से होती है, या सबसे पहले उनकी जंग वर्ल्ड बैंक से होती है। अब हम आपको कुछ उन इश्यूज़ की तरफ लेकर आते हैं कि जो हुकूमत वक्त को लेने चाहिए अपने आप को माशी तौर पर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करने के लिए, ताकि ये मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो सके। देखिए, सबसे पहले जो हुकूमत वक्त को काम करना चाहिए वो ये कि आप डॉलर को रिजेक्ट करें। डॉलर बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो दुनिया में फैला हुआ है, इसको अवॉइड करना है, इसको रिजेक्ट करना है। जिस तरह वर्ल्ड बैंक और IMF से आपने दूर भागना है, इसी तरह डॉलर बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम के ऑल्टरनेट्स आपने तलाश करने हैं। देखिए, कुफर के निज़ाम में, इस पेपर बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम में भी, इस फॉल्स क्रेडिट इकोनॉमिक सिस्टम में भी, इस फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में भी, जो मुख्तलिफ करेंसीज हैं जो कुफर इस्तेमाल करता है,
इन करंसीज को भी आपस में टकराया जा सकता है, आपस में लड़ाया जा सकता है, जिसके नतीजे में जो एक मुसलमान इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको निकालने के लिए हमारा एक रास्ता बन सके। जिस तरीके से अगर रोमन और पर्शियन एम्पायर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में आपस में टकराई तो उसके दरमियान से मुसलमानों ने अपना रास्ता निकाला, इसी तरह आजकल की इकोनॉमिक वॉर्स में भी मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस को, मुख्तलिफ तहजीबों को, मुख्तलिफ करेंसीज को भी आपस में टकराया जा सकता है। एक करेंसी को दूसरी करेंसी से तोड़ा जा सकता है, इसको कमजोर किया जा सकता है, और ये हमने करना है। ये हमारे लिए लाजिम है कि हम उन प्राइमरी करेंसीज को जिन पर कुफर का निजाम बेस करता है, उन करेंसीज को रिजेक्ट करें, उनको अटैक करें, उनको तोड़ें, उनको तबाह करें, ताकि कुफर के निजाम को तबाह करने के लिए हमें उन पर रॉकेट्स और मिसाइल फायर करने की जरूरत नहीं है। हम उनके इकोनॉमिक सिस्टम को भी तबाह कर सकते हैं अगर हम उनकी करेंसीज को इस्तेमाल करना बंद कर दें या रिजेक्ट कर दें। इसकी मिसाल हम आपको देते हैं। ये जो ईरान के खिलाफ अमेरिकन इस वक्त सबसे ज्यादा तूफान बर्पा किए हुए हैं, और उससे पहले इन्होंने इराक के खिलाफ जो तूफान बर्पा किया था, ये राज बहुत कम लोगों को मालूम है कि असल वजह यह थी कि पूरी दुनिया में जो तेल की, ऑयल की ट्रेडिंग डॉलर्स में होती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के ममालिक अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, जो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, डॉलर्स में रखते थे, क्योंकि आलमी तिजारत में तेल, उनको एनर्जी उनको खरीदनी पड़ती थी डॉलर में। इराक ने और अब ईरान ने यह फैसला किया है, पहले इराक, और जब इराक ने यह फैसला किया कि मैं डॉलर रिजेक्ट करके यूरो से ट्रेडिंग करूंगा, उन्होंने इराक पर उस वक्त हमला किया। और अब ईरान ने यह फैसला किया है कि कुछ अरसे में डॉलर को रिजेक्ट करके ये अपनी तमाम तेल की फरोख्त यूरो में करेंगे। और इस काम में रूस और वेनेजुएला पर्टिकुलरली ये दो ममालिक हैं कि जो ईरान के साथ शामिल हुए हैं, और इन्होंने फैसला यह किया है मिलकर कि अब हम अपनी एनर्जी, वेनेजुएला भी तेल और गैस, रूस भी तेल और गैस फरोख्त करता है, और ईरान भी, और इन तीनों मुल्कों ने अगर यह फैसला कर लिया मिलकर और एक ऑयल एंड गैस एक्सचेंज बना दिया जो कि यूरो बेस्ड हो, यूरो करेंसी को बेस करता हो, तो उसके नतीजे में दुनिया के तमाम वो ममालिक कि जो रूस से या ईरान से या वेनेजुएला से तेल और गैस खरीदते हैं, वो अपने रिजर्व्स कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे डॉलर से यूरो की तरफ, और नतीजा उसका यह होगा कि डॉलर क्रैश करना शुरू करेगा, डॉलर वापस जाना शुरू होगा अमेरिका में, और अमेरिकन इकोनॉमी में अब इतनी स्ट्रेंथ नहीं रह गई है कि अरबों 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 डॉलर जो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से कन्वर्ट होकर जब वापस अमेरिका में पहुंचेंगे तो इकोनॉमी इसको सस्टेन ही नहीं कर सकेगी। अमेरिका पे आप 100 न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर दीजिए, अमेरिका को इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा जितना इस बात से कि आप एक ऑयल एक्सचेंज खोल दें जिसमें ट्रेडिंग डॉलर्स में ना हो रही हो। इस वक्त लंदन ऑयल एक्सचेंज और न्यूयॉर्क ऑयल एक्सचेंज, ये दो ऑयल एक्सचेंजेस हैं जो यहूदी ज़ायनिस्ट कंट्रोल करते हैं, और दोनों डॉलर्स में हैं। इसके मुकाबले पे ईरान ने जो अपना सबसे ताकतवर हथियार अब लॉन्च करने की बात कर, लेकिन ईरानियों ने भी लॉन्च किया नहीं है, उन्होंने उसकी कॉन्सेप्ट दिए हैं, थ्रेट कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, लेकिन ये एक इतना बड़ा रेडिकल कॉन्सेप्ट है कि आप डॉलर को रिजेक्ट करके अपने फॉरेन एक्सचेंज, अपनी ट्रेडिंग, अपनी इंटरनेशनल ट्रेडिंग उन तमाम करेंसीज में करें कि जो डॉलर के मुकाबले में कंपीट कर रही हैं। है वो कुफर का निजाम ही, लेकिन आपस में भी वो कंपीट करता है एक दूसरे से दुनिया के वसाइल और ज़खायर पर कब्जा करने के लिए, और एक करेंसी को दूसरी करेंसी से टकराकर उसको तबाह किया जा सकता है। और दोनों करेंसी उस सिलसिले में वीक होंगी, जैसे रोमन और पर्शियन एम्पायर टकराएंगे तो दोनों कमजोर हुए। फायदा मुसलमानों को होगा उसमें, क्योंकि रियल वेल्थ जिसके पास है वो कामयाब होगा उसमें। उसकी तफसील हम आपको ये बताएंगे कि देखिए, पाकिस्तान के इस वक्त तमाम स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स डॉलर्स में है। पिछले कई बरस से डॉलर मार खा रहा है। डॉलर तमाम दुनिया की करेंसीज के मुकाबले में, खासतौर पर जो जंगों के मुकाबले में, जंगें जो की हैं इन्होंने इराक में और अफगानिस्तान में, और अपनी जंगों को ये फाइनेंस कर रहे हैं कर्ज लेकर, यानी चीन फाइनेंस कर रहा है, जापान, सऊदी अरेबिया, ये तमाम ममालिक जब अपने डॉलर्स अमेरिकन गवर्नमेंट को कर्ज पे देके उनसे बॉन्ड खरीद रहे हैं, और अमेरिकन गवर्नमेंट सूद पर इनसे डॉलर्स ले रही है और अपनी जंगों को फाइनेंस कर रही है, तो इसके नतीजे में एक हद होती है, इस कदर मकरूज हो चुकी है अमेरिकन गवर्नमेंट कि अब कोई उम्मीद नहीं है इन ममालिक को कि इनका ये कर्जा वापस हो सकेगा। और जिस दिन चाइना ने या जापान ने या सऊदी अरेबिया ने अमेरिकन बॉन्ड खरीदने बंद कर दिए, या ये फैसला किया कि अब हम मजीद फाइनेंसिंग नहीं करेंगे अमेरिकन वॉर्स की, उस दिन डॉलर इस तरह क्रैश करेगा जैसे हवाई जहाज जिसका इंजन बंद कर दिया जाए। डॉलर बहुत ज्यादा पिट रहा है, बहुत ज्यादा क्राइसिस में है पूरी दुनिया में, और खतरा यह है, खुद अमेरिकन को भी यह बात मालूम है कि डॉलर इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, कि अगर दुनिया मूव कर गई यूरो के ऊपर, खासतौर पर एनर्जी सेक्टर में, या आपस में ममालिक ने ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी यूरो पे या किसी दूसरी करेंसी पे डॉलर को अबैंडन करके, तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, $1 ट्रिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो चाइना के पास हैं, कितने ट्रिलियंस के सऊदी अरेबिया और मुख्तलिफ ममालिक ने अपने पास रखे हुए हैं, वो तमाम के तमाम डॉलर्स, वो तमाम की तमाम करेंसी
किस तरह वापस अमेरिकन इकोनॉमी में एब्जॉर्ब होगी, मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए अमेरिकन ने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि हम उस सूरत में डॉलर को ही अबैंडन कर देंगे और हम अमेरो के ऊपर चले जाएंगे, जो नई अमेरिकन नॉर्थ अमेरिकन यूनियन की करेंसी वो इजाद कर रहे हैं। पाकिस्तान को तमाम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डॉलर से कन्वर्ट करके दूसरी करेंसीज में कर लेने चाहिए। जैसे आप बात को कंटिन्यू रखेंगे, अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं।